दुनिया का उसूल तो यही कहता है कि हर नया जो बड़ा आने वाला है वो हमेशा अपनी टीम खुद लाता है। अब इसमें वजूहात क्या क्या है कि एक तो काम करने में जो तवाज़ुन है वो बरकरार रहता है, क्योंकि बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता है, अगली टीम जो है उस बड़े को समझती है। उसके बाद फिर एक ज़हनी हम आहंगी भी रहती है कि कम से कम ये है कि मुझे एक बिलीव लेवल जो है इस पर जितना है इस पर हो या ना हो। ऐसा नहीं है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, वो भी कॉम्पिटेंट होता है, लेकिन मेरी हम आहंगी इससे बनती है। यही तरीका रहा है दुनिया का हमेशा से लेकर। एस्टेब्लिशमेंट में नई क़यादत ने अपनी नई टीम बनाना शुरू कर दी है। राना सनाउल्लाह साहब अपनी हद से बाहर जाकर फैसले और बयानात कर रहे हैं। किस्सा एक पुरानी लेकिन भरपूर साजिश का, इस पे आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे और एक नई साजिश का स्टार्ट हो चुका है। साथ रहिएगा, ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आज 1 दिसंबर 2022 से जुमेरात का दिन है। हम आपको वेलकम करते हैं अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में। अब हम अवेलेबल हैं टिकटॉक पर भी, आपको फौरी, जल्दी और छोटी छोटी खबरों के साथ वहाँ पे भी मिलेंगे। जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ शुरू कर दी है, जो कि एक तरीक़ेकार रहता है। मैंने आपको जैसे कि अपने कैप्शन में ही बताया कि ये एक्चुअली एक रिवायत कह लें या एक तरीका है, और ये सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है कि जो भी बड़ा जब आता है अपनी सीट पर तो वो अपनी टीम खुद बनाता है या लेकर आता है, यानी ट्रांसफर्स करता है। तो उसी हिसाब से अब जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब लग चुके हैं, तो वो जाहिर बात है अपनी टीम करेंगे, और अपनी टीम बनाने के लिए उखाड़ पछाड़, यानी किसी को ट्रांसफ़र करना, किसी को कहीं पे कहीं भेजना, किसी को कहीं पे भेजना। और जैसे कि 2 जनरल्स तो रिटायर भी हो चुके हैं, तो उनकी जगहें भी पुर करना, और इसी तरह कुछ और भी रिटायरमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। तो जाहिर बात है इन सारी चीज़ों के लिए वो अपने लोग लाएंगे और जाहिर बात है अपनी टीम भी बनाएंगे, और इसी तरह ही काम चलता रहता है। अब इसका आगाज़ हुआ है DGISPR से। अभी तक उनको चेंज तो नहीं किया गया है, लेकिन उनकी सरगर्मियां महदूद कर दी गई हैं कि सिर्फ डिफेंस और मिलिट्री मामलात तक ही उनकी सरगर्मियां अब महदूद रहेंगी। दूसरे डिपार्टमेंट के हवाले से ये भी कहा गया है कि ISPR इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसको मेजर जनरल के लेवल तक का ऑफिसर चलाए, तो इसके लिए कोई छोटा ऑफिसर होना चाहिए, यानी ब्रिगेडियर लेवल तक का। ये फैसला किया गया है। ठीक है, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है, लेकिन शायद अब इसकी जो DGISPR बनेंगे वो कोई ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर ही बन पाएंगे। जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको अगर याद हो तो राना सनाउल्लाह साहब वही हैं जो कि गारंटियां दे रहे थे टीवी चैनल्स पर आके और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके कि मैं गारंटी देता हूं कि आज वो अपनी दोनों असेंबलियां तोड़ें, तहलील करें तो जनरल इलेक्शंस करवाने की गारंटी मैं देता हूं। और वैसे भी आपको पता है राना सनाउल्लाह का स्टाइल जो है वो तड़ियां देना और बदमाशियां करना है, लेकिन अब इनकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। असेंबलियां जलसों में नहीं तोड़ी जाती, ये कहना था राना सनाउल्लाह साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर असेंबलियां तोड़ी गई तो हम दोनों सूबों में बाय इलेक्शंस करवा देंगे, यानी हम फिर भी जनरल इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। और ये बेसिकली अब इस वक्त अगर हम राना सनाउल्लाह की हालत देखते हैं तो ये उन औरतों की तरह हालत है जो कि दूर दूर से खड़ी होकर बद्दुआएं दे रही होती हैं और मजम्मतें कर रही होती हैं। इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब इस हालत में आए हुए हैं। वैसे अगर जनरल इलेक्शन ना भी करें तो भी इमरान खान साहब तो विन विन पोजीशन में है, क्योंकि अगर बाय इलेक्शंस भी करवा दिए तो दोनों सूबों में, जो कि एक्सपेक्टेड है कि हुकूमत फिर से
پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی بنے گی تو جب الیکشنز ہوں گے اپنے وقت پہ تو پھر تو یہ اور پھنس جائیں گے، کیونکہ جب دونوں صوبوں میں صوبائی حکومتیں پی ٹی آئی کی ہیں تو پھر تو یہ پرابلم میں آ جائیں گے. پھر تو یعنی 100% کنفرم سمجھیں کہ ان صوبوں سے تو جو 2-4 سیٹیں بھی اٹھانی ہوتی اگر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو وہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے. ویسے پی ٹی آئی نے ابھی جو اپنا ایک میٹنگ تھی ان کی اس تمام لیڈران کی، وہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے ایک اندیہا دیا ہے کہ شاید وہ لوگ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے 20 دسمبر 2022 تک، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز کوشش کر کے رمضان المبارک سے پہلے ہو جائیں، اور رمضان ایکسپیکٹڈ ہے تقریباً 18 یا 20 مارچ تک کا کہ رمضان اسٹارٹ ہو جائے گا. اور ظاہری بات ہے ان کی کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے ہو جائے. اگر رمضان سے پہلے نہیں ہو پایا تو تقریباً آپ کا 1.25 سے 1.5 مہینہ اور لگ جائے گا، کیونکہ رمضان اور اس کے بعد پھر عید کی چھٹیاں وغیرہ گزارنے کے بعد اگر الیکشن ہوں گے تو آپ 1.5 مہینہ مزید ڈیلے ہو جائیں گے. اسی لیے ہی شاید وہ 20 دسمبر تک کا پلان کر رہے ہیں اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے. جناب میں نے اپنے کیپشن میں بتایا تھا کہ قصہ ایک پرانی لیکن بھرپور سازش کا آپ کو بتائیں گے آج. ایک سازش ہے جو پہلے سے ہم سمجھ تو رہے تھے لیکن تھوڑی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح سمجھ چکے ہیں ہم اس معاملے کو کہ جنرل فیض صاحب نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کیوں لی. اس معاملے پہ ہم بڑے وقت سے اپنی نظر رکھے ہوئے تھے، معاملات اور واقعات کو کڑیوں سے کڑیاں جوڑ کر دیکھ رہے تھے کہ یہ قصہ ہے کیا اور کہاں جا رہا ہے. اب دیکھیں، یہ تاثر دیا گیا کہ جنرل فیض صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف لگانا عمران خان کی خواہش ہے، تو ہو گئی نا. اب ایک تیر سے 2 نشانے، جبکہ آپ کو اور ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جب نواز شریف باجوہ کے خلاف ہے تو باجوہ سے ریلیٹڈ تمام لوگوں کے خلاف ہے، مینس جنرل فیض بھی بیسیکلی باجوہ ٹیم کا ہی حصہ تھے. سب سے پہلے تو باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ انہیں ایکسٹینشن مل جائے اور کام ایسے ہی چلتا رہے جیسے چل رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کوئی اور ایسا آ جائے جو کہ انہی کی پالیسی کو لے کر آگے بڑھے، یعنی کرپشن پر خاموش رہے. کیونکہ دیکھیں، کرپشن اکیلے نواز شریف اور آصف زرداری نے ہی تو نہیں کی نا، اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں. تو بات شروع کہاں سے ہوئی؟ جب باجوہ صاحب کو پتہ چلا کہ عمران خان تو سخت خلاف ہے کرپشن کے، جو کہ عمران خان اکثر اپنے جلسوں میں کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ان لوگوں کو کوئی کرپشن سے لینا دینا ہی نہیں ہے. اگر یہ بات آپ کو یاد ہو تو یہاں سے باجوہ صاحب کو پتہ چلا کہ وہ کرپشن کے خلاف ہیں. یہ جب ان دونوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو مجھے کیا چھوڑے گا؟ تو وہاں سے یہ پلان تیار کیا گیا کہ عمران خان اور اب کتنا جیے گا. اب وہ وقت یا تو مجھے مل جائے ایکسٹینشن، یا پھر میری لیگیسی پہ چلنے والا کوئی ایسا جان نشیں مل جائے جو کہ ان چیزوں کو سنبھال سکے. تو جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کو کہا کہ فیض حمید کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو آگے جا کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی لگانا ہے، اسی لیے ان کو ٹرانسفر کرنا انتہائی ضروری ہے. یعنی ڈی جی آئی ایس آئی سے ٹرانسفر کرنا ان کو انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ آرمی کا ایک طریقہ کار ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی جو لگتے ہیں ان کا چیف آف آرمی اسٹاف لگنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ تو ایون کہا جا رہا ہے کہ آرمی میں ایسا فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی دونوں رہ چکے ہیں اور اب وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی بن گئے ہیں. یہ لکی ہیں، یعنی ان کی قسمت اس میں بہت کام کر رہی ہے، شاید اسی وجہ سے کہ وہ حافظ قرآن ہیں، اللہ کے راستے پہ زیادہ چلنے والے ہیں، اسی لیے شاید ان کو یہ چیز بھی نوازی گئی ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، بس ابھی یہ وقت تھوڑا سا چھوڑ دیں، کیونکہ اس وقت یو ایس اے کا انخلا چل رہا ہے افغانستان سے، اور ان معاملات
को जनरल फैज़ हमीद साहब बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं और बहुत जानकारी रखते हैं, तो उस हवाले से ये काम पूरा उनको करने दें, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। लेकिन उनकी नहीं मानी गई और उनको यानी जनरल फैज़ हमीद साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब देखिए, इन सारी बातों के पीछे दिखाया ये गया कि यहाँ से बेसिकली जनरल बाजवा और इमरान खान का एक आपस में जो ताल्लुक़ था उसमें नाचाकी-सी आ गई, लेकिन असल गेम कोई और ही था, जो कि फ़र्द वाहिद कुछ अपने मकासद पूरे करने के लिए सबके साथ खेल रहा था। सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं, सबके साथ खेल रहा था। और असल में यही वजह है कि जनरल फैज़ हमीद की अर्ली रिटायरमेंट भी हो गई। उन्होंने जल्दी से रिटायरमेंट दे दी, क्योंकि अंदरूनी रिपोर्ट्स और स्पेशली उस बंदे के लिए जो कि DGMI और DGISI रहा हो, उसको सारी रिपोर्ट्स होती हैं कि कौन किसके साथ था और कौन क्या कर रहा था। उन रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए जनरल फैज़ हमीद का ज़्यादा रुकना, यानी बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा रुकना शायद सही नहीं था, इसीलिए उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट कर दी। आगे बढ़ते हैं, एक नई साजिश का स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा उसके बारे में आपसे बात करेंगे कि इस वक्त ये हुकूमत, या हम बोले कि PDM और नून लीग ये चाह रही है कि वंस अगेन वही काम किया जाए जो कि इन्होंने जनरल बाजवा साहब और PTI को आपस में उलझा के किया था। अब उसकी शुरुआत कैसे की जा रही है कि डिफरेंट बयानात चलाए जा रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसमें कि सियासतदान भी और नून लीग के वजीफ़ों पे पलने वाले जो सहाफ़ी हैं वो भी शामिल हैं। अब आपने एक बात इस वक्त सुनी होगी कि जिस वक्त आसिम मुनीर साहब सदर आरिफ अलवी साहब से मिलने गए, तो उस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब ने उनको कहा कि मैं आपकी इमरान खान से बात करवाता हूँ, और उन्होंने मना कर दिया। अब ये टोटल एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि एक जनरल जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसको किसी से बात करने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। और वो भी क्या, मकसद जी के आरिफ अलवी साहब के टेलीफोन एक्सचेंज हैं कि वो वहाँ से टेलीफोन मिला के देंगे, और क्या हम इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को नहीं जानते हैं कि वो किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ चलाया करते हैं। अब ये प्रोपेगेंडा को और मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, वो किस तरह के कुछ सहाफ़ियों को उस अंदाज में अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, जो कि एक प्लान खुला है। ये प्लान बेसिकली इमरान रियाज खान ने खोला है अपने एक व्लॉग में। वो बताते हैं कि कुछ सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करने की एक प्लानिंग चल रही है और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, और उस सेम अंदाज में गिरफ़्तार किया जाएगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रहा है, जैसे कि माजी में, यानी ज़्यादा दूर नहीं, 2-4 महीने पहले हो रहा था। और उसके बाद अपने ही कुछ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट नून लीग ने तैयार किए हुए हैं, जो कि PTI के एक्टिविस्ट बन के सामने आएंगे और वो चढ़ाई शुरू कर देंगे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और उसके बाद बाकी की टीम भी शायद उन्हीं के पीछे लग जाए और एक दफ़ा फिर से एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में एक ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा तो नहीं कहा जाए, नाचाकी सी करवा दें, और फिर इनके मामलात आपस में बिगड़े रहें और हम मज़े से मलाई खाते रहें, जो कि इनका तरीक़ेकार रहता है। और अभी भी ये वही सेम चीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसका इफ्तिताह मैंने आपको बताया कि टेलीफोन वाली बात को लेकर एक इफ्तिताह हो चुका है। अब खामखा में इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि दो लोग आपस में लड़ें ताकि हम राज कर सकें, हमें कोई देखे ना। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अवाम अब बहुत होशियार हो चुकी है और बहुत समझदार भी हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी नई खबरें और उन पर तज्ज़ियों के साथ, क्योंकि इस वक्त खबरों की बारिश हो रही है पाकिस्तान में। खबरें तो इस तरह से जनरेट हो रही हैं कि हर घंटे, हर आधे घंटे में नई इतनी सारी खबरें आ जाती हैं कि हम खुद परेशान हो जाते हैं कि क्या खबर आपको देनी है और क्या नहीं देनी है। क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।